Hi everyone, welcome to the Literature Look. I am Neha Singh. आज हम सॉल्व करने वाले हैं जॉन मिल्टन के क्वेश्चंस जो कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, साथ ही साथ हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आगे एग्जाम में आ सकते हैं, उनके आने के हाईली चांसेस हैं, वो क्वेश्चंस भी हम कर रहे हैं, यानी कि एमसीक्यू भी हम कर रहे हैं। तो इसी सीरीज में आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। वैसे तो अगर बात करें तो हमने लगभग 80+ क्वेश्चन कर लिए हैं ऑलरेडी, लेकिन नंबरिंग आपको सीक्वेंस वाइज नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं जब टाइप करवाती हूँ मैं आपको बार बार बताती हूँ कि वो नंबरिंग अपने हिसाब से कर देते हैं। तो इस वजह से आपको नंबर्स पे नहीं जाना है, बस आपको देखना है कि आप क्वेश्चंस कितना मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सैमसन एगोनिस्ट इज अ। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, जॉनरा पूछ रहा है। इट मीन्स किसी भी वर्क का जॉनरा आपको पढ़ना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ हमको ये भी देखना है कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हम इसीलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं क्योंकि वो हमारी हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन ए है क्लोजेड ड्रामा, बी है कॉमेडी ऑफ मैनर्स, सी है हीरोइक ड्रामा एंड डी है फार्स। जी हाँ, इसका सही आंसर हो गया आपका क्लोजेड ड्रामा। क्लोजेड ड्रामा क्या होता है? वैसे तो मैं इसको डिटेल में बताऊंगी ही, लेकिन यहाँ भी बता देती हूँ। क्लोजेड ड्रामा वो ड्रामा होता है जिसको पढ़ा जाता है केवल, लेकिन उसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता, परफॉर्म नहीं किया जाता है, उसको बोलते हैं क्लोजेड ड्रामा। राइट, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैनोआ एंड डेलिया आर कैरेक्टर्स इन। ये जो कैरेक्टर आपको दिया हुआ है, दो आपको नेम दिए हुए हैं, ये किस वर्क में आते हैं आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है सैमसन एगोनिस्ट, बी है लेसिडस, सी है कॉमर्स एंड डी है पैराडाइज लॉस्ट। आपको कैरेक्टर्स भी पढ़ने हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ विलियम शेक्सपियर के जो प्लेज हैं उन्हीं के कैरेक्टर्स पढ़ने हैं। जनरली हम उसी पे ध्यान देते हैं, लेकिन आप कोई भी राइटर पढ़ रहे हैं तो अगर आप उनका वर्क आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है तो उनका कैरेक्टर, समरी, इंपॉर्टेंट लाइन्स, क्रिटिसिज्म, ये सारी चीज़ें आपने कवर करनी है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये सैमसन एगोनिस्ट के कैरेक्टर्स हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सैमसन एगोनिस्ट जो है, सैमसन एगोनिस्ट इज अ ट्रेजेडी बेस्ड ऑन। ये क्या है? पहली बात तो आपको यहाँ से एक चीज पता चल गई कि ये क्या है, ट्रेजेडी है, जो कि आपने अभी पीछे भी देखा था। कैसी ट्रेजेडी है? क्लोजेड ट्रेजेडी है। ऑप्शन ए क्या है? सोफोक्लिस मॉडल, बी है दांतेज मॉडल, सी होमर्स मॉडल या फिर डी नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये किसके मॉडल पे बेस्ड है ये आपको बताना है। तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर क्या है? सोफोक्लिस मॉडल, इस पे ये बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आप देखिए जो क्लासिकल यूनिटीज हैं उनको फॉलो किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो है वो क्या हो रहा है, कट जा रहा है। अभी देखिए पूरा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब आप बताइए क्या है। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन्स हैं ये कहाँ से ली गई हैं आपको ये बताना है। नथिंग इज हियर फॉर टीयर, नथिंग टू वेल और नॉक द ब्रेस्ट, नो वीकनेस, नो कॉन्टेम्प्ट, डिस्प्रेज और ब्लेम, नथिंग बट वेल एंड फेयर। ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? ऑप्शन ए है सैमसन एगोनिस्ट, बी है लेसिडस, सी है कॉमर्स एंड डी है पैराडाइज रीगेन्ड। देखिए, अगर आप चाहते हो कि आपको चीज़ें रटनी ना पड़े, आप सिर्फ समझो, एक दो बार रिवाइज करो और चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएं, तो उसके लिए क्या है, चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। जब आप एक बार समझ अपनी डेवलप कर लोगे तो वो चीज़ आप कभी नहीं भूलोगे। जैसे ये जो कोटेशन दी हुई है सामने आपके, अगर आपको इसका मीनिंग समझ में आ रहा है तो आपको बहुत ईजी है, आप इसका आंसर फटाक से कर लोगे अगर आपने पढ़ा है तो। अगर आप नहीं इससे कभी गो थ्रू नहीं हुए हो, या फिर अगर मान लीजिए आपने नहीं भी पढ़ा है लेकिन एक हल्का फुल्का आइडिया है और आप इसको समझ रहे हैं, इसकी कोटेशंस को समझ रहे हैं, तो आप मतलब कि इसको कर लेंगे, अदरवाइज आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं इसका जो मीनिंग है वो आपको समझा देती हूँ। नथिंग इज हियर फॉर टीयर, नथिंग टू वेल और नॉक द ब्रेस्ट। ठीक है, पूरी लाइंस देख लीजिए, इसको मैं बताती हूँ। यहाँ क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ आंसुओं के लिए, ठीक, यानी टीयर्स के लिए
कुछ भी नहीं है। नथिंग इज हियर फॉर टीयर्स, यानी आंसुओं के लिए, टीयर्स के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। नथिंग टू वेल और नॉक द ब्रेस्ट, छाती पीटने के लिए, विलाप करने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। यानी कि रोने के लिए, विलाप करने के लिए, आंसुओं के लिए, दुख व्यक्त करने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। नो वीकनेसेस, कोई कमजोरी, नो कॉन्टेम्प्ट, कोई अवमानना नहीं है। डिसअपेयर और ब्लेम, तिरस्कार या दोष नहीं है। बट वेल एंड फेयर, लेकिन अच्छी और निष्पक्ष। ठीक है, तो ये इस लाइन का मतलब हो गया। अब आपको मतलब पता है तो आप इसका आंसर जो है वो इजीली टिक कर पाओगे। तो ये किसके लिए है, अगर बात किया जाए, जैसे कि अगर आप कैरेक्टर से भी समझो, वीकनेस की बात अगर की जा रही है, टीयर्स की बात की गई है, तो ये सब कहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, सैमसन एगोनिस्ट में मिलेगा। क्योंकि लास्ट में जो है उसके साथ काफी बुरा होता है। जब आप पूरा डिटेल से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो ये कोटेशन कहाँ से है, ये लाइन्स कहाँ से हैं, तो ये सैमसन एगोनिस्ट से है। मैं अपने इनसे यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको चीज़ें इतनी तोड़कर इतने बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा दूँ, बता दूँ कि आपको सारी चीज़ें इजीली समझ में आ जाए। लास्ट में जब आप रिवाइज करने बैठो, पढ़ने बैठो, तो आपको ये ना हो कि अरे यार इसका तो मतलब ही नहीं पता है, चलो 10 घंटे गूगल पे टाइम लगाते हैं या सर्च करते हैं या कहीं और से देखते हैं। तो मैं इसीलिए बहुत ही कंप्लीटली कोशिश कर रही हूँ चीज़ों को कवर कराने की। 45 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। फॉर बुक्स आर नॉट एब्सोल्युटली डेड थिंग्स बट डू कंटेन अ potency of life in them to be as active as the soul was whose progeny they are. The above lines are taken from, ये लाइंस जो हैं वो कहाँ से ली गई हैं? ऑप्शन ए है एरियोपैगेटिका, बी है लिसिडस, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ये ऑप्शन हो जाएगा सी कॉमर्स, एंड ये डी हो जाएगा आपका पैराडाइज लॉस्ट। तो ये जो लाइंस हैं ये कहाँ से ली गई हैं? अगर आप इसमें एक चीज पकड़ो जो कि है आपकी बुक्स, ठीक है, तो आप गेस कर सकते हैं। अगर आपने वर्क को पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा है तो फिर अंधा तुक्का हो गया है ना। तुक्का भी दो तरीके का होता है कि एक आपको आइडिया है, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके लगा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं क्वेश्चंस करेक्ट होने के। लेकिन जब आपने पढ़ा ही नहीं है, बस आंख बंद करके भगवान का नाम लेके गिनती करके लगा दिए, तब तो भैया बहुत मुश्किल है। तो चलिए, कर दिया आपने कमेंट। अब मैं आपको इसका जो अर्थ है वो भी बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी भी बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है तो इनको थोड़ी डिफिकल्टी होती है। तो मुझे एट लास्ट बिल्कुल जीरो से चलना है, यानी उन बच्चों को लेकर मैं चलूंगी, मैं ये मान कर चलूंगी जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्हें नहीं आता है मेरे साथ सीखना है, उनको ध्यान देकर चलूंगी। और जिनके लिए आता है बहुत बेस्ट है, वो स्किप करके या 2x पे या आगे जाकर देख सकते हैं, राइट। तो देखिए इसका मीनिंग क्या है। किताबें जो है वो बिल्कुल मृत चीजें नहीं होती, ठीक है। फॉर बुक्स आर नॉट एब्सोल्युटली डेड थिंग्स, ये जो बुक्स हैं वो बिल्कुल मरी हुई चीजें, मृत चीजें नहीं होती। बट डू कंटेन्स अ पोटेंसी ऑफ लाइफ इन दैम, लेकिन उनमें जीवन की क्षमता होती है। पोटेंसी होती है, क्षमता होती है, किसकी? लाइफ की, जीवन की। उनमें क्या होती है? जीवन की क्षमता होती है, जो उस व्यक्ति की तरह सक्रिय होती है जिसकी वे संतानें होती हैं, ठीक। एज एक्टिव एज, उस व्यक्ति की तरह सक्रिय होती है। द सोल वॉज हुज प्रोगेंसी आर दे, जिसकी वे संतानें होती हैं। तो ये इसका मतलब है, यानी यहाँ पर इंपॉर्टेंस दिखाई गई है, क्योंकि अगर इतना बताने से तो आप गैस ही कर लियोगे कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि एरियोपैगेटिका। यहाँ पर इन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात की है, फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात की है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बुक्स का जिक्र, उनकी इंपॉर्टेंस, जो प्रेस की फ्रीडम है उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में जिक्र आना ही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। Dear son of memory, great heir of fame, what needest thou such weak witness of thy name, and so sepultured in some pomp dost die, that kings for such a tomb would wish to die. ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं? ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको बहुत डिटेल में कवर कराऊंगी। जनरली आपने जब
पढ़ा होगा कहीं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, लोग कराते भी होंगे, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जितना लोग कराते हैं, ये तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि उससे ज्यादा ही आपको, उससे गहराई में उससे ज्यादा आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि मैं इस चीज पे थोड़ा कम विश्वास रखती हूँ कि सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़कर चले जाइए एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। सॉरी, मैं इस चीज पे बिल्कुल विश्वास नहीं रखती। मैं ये मानती हूँ कि आपका जो सिलेबस है उससे आपको एक बार पूरा गो थ्रू होना है। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा मेहनत करना है, लेकिन और चीजें भी आपको एक निगाह से देखनी जरूर है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो छूटे नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम सिर्फ पैराडाइज लॉस्ट और ऑन हिज ब्लाइंडनेस ही नहीं पढ़ने वाले हैं। हम पैराडाइज लॉस्ट, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन शेक्सपियर और एल एलिग्रो, एल पेंसोरोसो, मतलब ये सारी वर्क्स डिटेल में करने वाले हैं, इनकी लाइंस करने वाले हैं, इनका एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब तक तो आप समझ भी गए होंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑन शेक्सपियर। ये जो सोनेट है उसमें लिखा हुआ उसके बारे में है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, डियर ग्रेट सन ऑफ मेमोरी, यानी कि स्मृति की, यादों के महान पुत्र, प्रिय पुत्र, ग्रेट हेयर ऑफ फेम, प्रसिद्धि के महान उत्तराधिकारी। हेयर मीन्स क्या होता है, उत्तराधिकारी। ठीक है, तो ठीक, मुझे एक्चुअली पता नहीं क्यों क्या आदत है, पूरे वर्ड्स लिखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। मुझे लगता है जैसे उत्तराधिकारी है तो ये लिख दूं बस, कंप्लीट, आप समझ जाओ। लिखने में थोड़ा है ना आलसी टाइप की हूँ, आप कह सकते हो, क्योंकि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है ना, ये पेन भी बहुत मतलब इजीली रन नहीं करती, कई बार ये फंस, देखिए ये देखिए जैसे फंस गई, देखिए, तो इस वजह से मैं शॉर्ट में ही लिखना पसंद करती हूँ। तो क्या है, स्मृति के यानी यादों के प्रिय पुत्र, प्रसिद्धि के महान उत्तराधिकारी, तुम्हें अपने नाम के इतने कमजोर गवाह की आवश्यकता ही क्या है। मींस कि तुम्हें लोग अपने नाम से जाने, या तुम्हें अपने नाम की, विलियम शेक्सपियर इस नेम की जरूरत ही क्या है, मतलब क्योंकि ये एक बहुत कमजोर गवाह है, तुम उससे बहुत बड़ी चीज हो, तुम्हारी प्रसिद्धि उससे कहीं ज्यादा है। तो इस तरह के जो तुम्हारी धूमधाम प्रसिद्धि है, इस तरह के धूमधाम से प्रतिष्ठित झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कहा है ना, देखिए, some pomp doth die that kings for some a tom would wish to die, यानी कि जिस तरह से तुम्हारी प्रसिद्धि है, जिस तरह से तुम हो, उसके लिए, उस तरह की जो तुम्हारी कब्र है उसके लिए, तो ऐसी कब्र के लिए तो राजा भी, किंग भी जो है वो क्या करना पसंद करेंगे, मरना पसंद करेंगे, विश करेंगे, इच्छा करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए जो शेक्सपियर जी हैं उनको कितना ज्यादा जो है इन्होंने बताया है, कितना महान बताया है। ठीक है, तो ये एक्चुअली आपको क्या करना है, जब भी आप एक तरह से, मैं आपको एक जिसे बोलते हैं ट्रिक बता रही हूँ कि मतलब जब आप कोटेशंस पढ़ रहे हैं ना, तो आपको पूरी कोटेशंस बिल्कुल लाइन टू लाइन, शब्द टू शब्द नहीं याद करनी है, वर्ड्स टू वर्ड्स नहीं याद करनी है। ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप सोचो एक राइटर का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, कितना आप याद करोगे यार। तो आप क्या करोगे, इसमें से जो कीवर्ड्स हैं उनको उठा लोगे। ठीक है, क्या करोगे, कीवर्ड्स को उठा लोगे और उन कीवर्ड्स को याद कर लोगे, आपको याद हो जाएगा। जैसे इसमें क्या है, देखिए, डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट हेयर ऑफ फेम, ये आप उठा सकते हो। यहाँ से किंग्स विश टू डाई, ये आप उठा सकते हो। इतने से आप ये पूरी लाइन आराम से लर्न कर सकते हो, और जब ये दिखेगा तो आप क्लिक कर जाओगे कि हाँ इसका राइट आंसर क्या है। तो इस ट्रिक से आप याद कीजिए, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज बिन रिटन बाय, लाइफ ऑफ मिल्टन जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए है सैमुअल जॉनसन, बी बेन जॉनसन, सी चार्ल्स लैम्ब एंड डी जॉन ट्राइडन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सैमुअल जॉनसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि TGT 2013 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो ये आपका PYQ क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं, सो दैट ये आपका क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन 48, ट्रूथ इज एज इम्पॉसिबल टू बी सोइल्ड बाय एनी आउटवर्ड टच एज द सनबीम। ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं ये आपको बताना है।
ऑप्शंस देख लीजिए। ए एरियोपैगेटिका, बी लिसिडस, सी डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, डी ऑन शेक्सपियर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फटाफट से आंसर करिए मुझे। ट्रूथ इज एज इम्पॉसिबल टू बी soiled by any outward touch as sunbeam। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। और जो डाइवोर्स ट्रैक्ट मिल्टन ने लिखा है उसकी वजह से इनको मिल्टन द डाइवोर्सर भी बोला जाता है। क्या इनका एक टाइटल और है? जैसे कि आप लेडी ऑफ क्राइस्ट तो याद ही करते हो कि जॉन मिल्टन को लेडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता है, उसी तरह से मिल्टन द डाइवोर्सर भी इनका एक, जिसे बोलते हैं, इनको ये टैग एक दिया गया था क्योंकि इन्होंने डाइवोर्स ट्रैक्ट लिखा है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। None can love freedom heartily, but good men, the rest love not freedom, but license. No man who knows aught can be so stupid to deny that all men naturally were born free। ये लाइंस जो है कहाँ से ली गई हैं? ऑप्शन ए है एरियोपैगेटिका, बी है लिसिडस, सी है डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, डी है टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स। ठीक है, नीचे क्या लिखा है? मैजिस्ट्रेट्स लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कहो तो मैं इसका, लेकिन आप कहोगे भी कैसे, लाइव नहीं हो, तो चलो मैं इसका अर्थ बता ही देती हूँ। एक्चुअली मुझे लगता है, पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि वो चीज़ आपको आ रही हो और मैं मतलब आपका टाइम ना वेस्ट हो, ये चीज़ भी मुझे ध्यान रखना है। तो देखिए क्या है, कोई भी स्वतंत्रता को हृदय से प्रेम नहीं करता, लेकिन अच्छे लोग स्वतंत्रता से नहीं बल्कि लाइसेंस से प्रेम करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी जानता है इतना मूर्ख नहीं हो सकता कि मतलब इस बात से इनकार करे कि सभी मनुष्य स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र पैदा हुए हैं। ठीक है, इस बात से नो मैन हु नोज ऑट कैन बी सो स्टूपिड टू डिनाई दैट ऑल मैन नेचुरली वर बोर्न फ्री। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 50। पीस हैथ हर विक्ट्रीज no less renowned than war। ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर दीजिए। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन आपका जो ए है वो है एरियोपैगेटिका, बी है लिसिडस, सी है टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल, एंड लास्ट ऑप्शन आपका डी है टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स। पीस हैथ हर विक्ट्रीज, शांति उसकी जीत है। ठीक है, पीस हैथ हर विक्ट्रीज, शांति के पास क्या है? उसकी जीत है। नो लेस रिनाउंड देन वॉर, यानी कि युद्ध से कम प्रसिद्धि नहीं। यहां पर क्या कहा गया है? यहां पर आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट होता है, यानी कि टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल। ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। यहां से ये लाइंस जो है वो ली गई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। ही दैट हैज लाइट विद इन हिज ओन क्लियर breast may sit in the center and enjoy the bright day। ये लाइन कहां से ली गई है? ऑप्शंस देख लीजिए आप फटाफट से, उसके बाद मुझे आंसर कीजिए। एरियोपैगेटिका, लिसिडस, टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल, या फिर डी कॉमर्स। देखिए यहाँ पर कहा गया है जिसके ब्रेस्ट में, जिसके मतलब अंदर आप ये कह लीजिए क्या है? प्रकाश है। ठीक है, ही दैट हैज लाइट, प्रकाश है, विद इन हर ओन क्लियर चेस्ट। वो क्या कर सकता है? वो केंद्र में बैठ सकता है और उज्जवल दिन का आनंद ले सकता है। ठीक है, मे सिट इन द सेंटर, वो कहाँ बैठ सकता है? केंद्र में बैठ सकता है। एंड एंजॉय ब्राइट डे, और अब जो उज्जवल दिन है, जो ब्राइट डे है, उसको क्या कर सकता है? एंजॉय कर सकता है। ठीक, लेकिन जिसके अंदर प्रकाश है वो व्यक्ति।
तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कॉमर्स। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इससे पहले जो आपने क्वेश्चंस किए थे वो काफ़ी इजी आपको लगे होंगे, क्योंकि देखिए पढ़ाने का पैटर्न क्या होता है, इजी से डिफिकल्टी लेवल की तरफ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस ही डाल दो, तो जो बच्चे अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं या पहली बार हैं तो वो परेशान हो जाए। इस वजह से ऐसा नहीं है, आपको क्वेश्चन सारे मिलेंगे, ईजी टू हार्ड, मॉडरेट, हर लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। Fame is the spur that the clear spirit doth rise to scorn delights and live laborious day. Fame is no plant that grows on mortal soil. ये लाइन कहाँ से ली गई है? एरियोपैगिटिका, ऑप्शन नंबर बी लेसिडस, सी टू द लॉर्ड जनरल क्रोमवेल और डी कॉमस। सॉरी, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप इसका राइट आंसर कमेंट करो, तब तक मैं इसका जो मीनिंग है वो बता देती हूं उन लोगों को जिन्हें नहीं समझ में आया है। प्रसिद्धि क्या है? फेम क्या है? फेम क्या है? फेम एक प्रेरणा है जो स्पष्ट आत्मा को जगाती है। ठीक है, फेम इज द स्पोर्ट दैट क्लियर स्पिरिट दैट राइज। प्रसन्नता का तिरस्कार करना, टू स्कॉर्न डिलाइट्स यानी प्रसन्नता का तिरस्कार करना, एंड लिव लेबोरियस डेज और श्रम साध्य दिन जीना। फेम इज नो प्लांट दैट ग्रोज ऑन मॉर्टल सॉइल। प्रसिद्धि जो है वो कोई ऐसा पौधा नहीं है जो नश्वर भूमि पर जीता हो। ठीक है, मॉर्टल सॉइल मीन्स नश्वर भूमि, वो नश्वर भूमि पर जीता हो। फेम कोई ऐसा प्लांट नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप मुझे कमेंट करिए। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। अगर पढ़े हैं और आपने अच्छा गेस किया है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी यानी कि लेसिडस। ये अपने फ्रेंड को लेकर बात कर रहे हैं, एडवर्ड किंग को। और देखिए जो एडवर्ड किंग है ना, एडवर्ड किंग का ये जो पोएम है, यहाँ पर उन्होंने नाम लेसिडस ही रखा है। ठीक, तो ये उन्होंने इनको कहा है, मतलब फेम इतनी भी आसान चीज नहीं है। ठीक, वो एक प्रेरणा है, वो क्या करती है, आत्मा को जगाती है। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये लाइन समझ में आ रही होंगी। अगर आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग पसंद आ रहा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड बेल आइकन भी जरूर हिट कर लीजिएगा ताकि आप सारी नोटिफिकेशंस पा सकें। क्वेश्चन नंबर 53। अच्छा, एक और चीज बताइए, आप एक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं ना, मुझे डेफिनेटली लास्ट में आपके स्कोर चाहिए कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। माई राइजिंग इज दाई फॉल, लाइन्स टेकन फ्रॉम। ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? ऑप्शन ए पैराडाइज रीगेन, बी लेसिडस, सी टू द लॉर्ड जनरल क्रोमवेल एंड डी कॉमर्स। माई राइजिंग, मेरा उत्थान, इज दाई फॉल, तुम्हारा पतन है। यहाँ पे दाई मतलब क्या है? तुम्हारा, योर। माई राइजिंग इज दाई फॉल, मेरा उत्थान, मैं जब उठ रहा हूं तो तुम्हारा पतन है, यानी तुम नीचे गिर रहे हो। तो ये लाइंस जो है वो कहाँ से ली गई हैं? ये लाइंस ली गई हैं आपकी पैराडाइज रीगेन से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 54। क्वेश्चन क्या है? द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल एंड हेल ऑफ हेवन। ये लाइंस किससे ली गई हैं, मतलब किस वर्क से ली गई हैं? और आपको पता है इसी सेम लाइन से दो तरीके का क्वेश्चन आता है। एक तो जो आपके सामने प्रेजेंट टाइम में है ये, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये लाइंस किसके द्वारा बोली गई हैं। ठीक, तो दोनों का आंसर आपको देना है। चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर करिएगा। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एरियोपैगिटिका, बी है पैराडाइज लॉस्ट, सी है टू द लॉर्ड जनरल क्रोमवेल और डी है कॉमर्स। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये लाइंस कहां से ली गई हैं? पैराडाइज लॉस्ट से ली गई हैं। माइंड इज इट्स ओन प्लेस, इसका अपना खुद का स्थान है, एंड इट्स
itself can make, ये खुद ही बना सकता है a heaven of hell, heaven of hell and hell of heaven, यानी कि स्वर्ग को नर्क और नर्क को स्वर्ग। ये माइंड की कैपेसिटी है, माइंड का अपना प्लेस है। यानी कि जब आप जैसा सोचोगे, जिस सिचुएशन को आप बेटर सोचते हो, जिसके लिए पॉजिटिव होते हो, वो बुरी सिचुएशन भी आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करने लगती है। आप उसके बारे में पॉजिटिव हो जाते हो। और जो चीज आप कितनी भी अच्छी सिचुएशन में हो, कहीं भी अच्छी जगह हो, ये एक मैं एग्जाम्पल देकर समझा रही हूँ आपको, मतलब इसको एक ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको क्या है, वो चीज क्या लगेगी, बुरी ही लगेगी। यानी कि डिपेंड करता है कि आपका माइंड क्या सोच रहा है। पॉजिटिवली सोच रहा है तो बुरी से बुरी चीज भी आपके लिए पॉजिटिव हो जाती है, और अगर नेगेटिव सोच रहा है तो अच्छी चीजों में भी उसको कमी ही नजर आती है। तो ये आपके माइंड की कैपेसिटी है कि वो हेवन को हेल बना दे या हेल को हेवन। इसका राइट आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया क्या है, पैराडाइज लॉस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाता है। और अपना होमवर्क आप मुझे जरूर करके बताएंगे कि ये लाइंस किसने बोली हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही फेमस लाइन है, बार बार आती है। टू रेन इज वर्थ एम्बिशन, तो इन हेल बेटर टू रेन इन हेवन देन सर्व इन, सॉरी, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, यही तो बोला था ना मैंने। खैर चलिए, ये लाइंस कहां से ली गई हैं? ऑप्शन ए है एरियोपैगितिका, बी है पैराडाइज लॉस्ट, सी है लॉर्ड जनरल क्रोमवेल, एंड लास्ट आपका डी है कॉमर्स। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये देखिए, ये 2 बार हो गया है टाइप डी डी। ठीक, तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। मीनिंग देख लेते हैं कि टू रेन इज वर्थ एम्बिशन दो इन हेल, यानी नर्क में भी शासन करना महत्वाकांक्षा के लायक है। ठीक है, इसके लायक है, महत्वाकांक्षा के लायक है। बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, यानी कि हेवन में, स्वर्ग में सेवा करने से तो बेहतर है नर्क में क्या किया जाए, शासन किया जाए। ये लाइंस तो आपको ऑब्वियसली पता चल गई होंगी किसकी है, बोलने से ही। आप, मैं बताऊं कि आप बताने वाले हो होमवर्क में? चलो ये बता ही देती हूँ, नहीं आप भी कहोगे कि कितने सारे होमवर्क देती हैं, सारे होमवर्क हमें ही दे देती हैं। तो ये किसने बोली है? सैटर्न ने। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। ऑल इज नॉट लॉस्ट, द अनक्वेरेबल विल एंड स्टडी ऑफ रिवेंज, इमॉर्टल हेट एंड द करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड। ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं? आज के जो स्लाइड थी ना, उसमें एक्चुअली मैंने मोस्टली जो है वो लाइंस लेने की कोशिश की है, क्योंकि देखिए जो ट्रेंड है, लास्ट ईयर जो आपने पेपर देखा होगा, आपने देखा होगा उसका ट्रेंड जो है थोड़ा सा चेंज था। बिल्कुल ही वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आए थे आपके एग्जाम में कि बिल्कुल ये उठा लिया कि जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ है, बिल्कुल इसी कुछ क्वेश्चंस थे इस टाइप के भी। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही नहीं थे, लेकिन ट्रेंड चेंज हो रहा है। ज्यादातर क्वेश्चंस आपको लेंथी मिल रहे थे, ज्यादातर क्वेश्चंस क्रिटिकल कमेंट से मिल रहे थे, ज्यादातर क्वेश्चंस लाइंस से मिल रहे थे, ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल रहे थे। तो इंपॉर्टेंट लाइंस वगैरह भी आपको देखते हुए चलना है। तो बताइए ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं? क्वेश्चन नंबर 56 आपको आंसर करना है। इसका मीनिंग आपको बता दूं, ऑल इज नॉट लास्ट, सब कुछ नहीं खोया। अजय इच्छा शक्ति, बदला लेने का जो अध्ययन है, स्टडी ऑफ रिवेंज, इमॉर्टल हेट, इमॉर्टल मतलब जो मरे ना, यानी कि अमर, अमर नफरत, एंड द करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड, और साहस कभी नहीं प्रस्तुत करना, सबमिट में प्रस्तुत करना या जमा करना, और यील्ड उपज देना। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये मान सकते हैं कि जैसे यहाँ पर एक तरह से वो अपने आप को क्या बोल रहे हैं कि सिंपथाइज कर रहे हैं या मोटिवेट कर रहे हैं इन लाइंस को कह करके। तो ये लाइंस आपकी कहाँ से ली गई हैं? ये आपकी लाइंस जो हैं वो कहाँ से ली गई हैं? पैराडाइज लॉस्ट से ली गई हैं। जब उनको हेल में फेंक दिया जाता है तो वो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए ये लाइंस कहते हैं। सैटर्न और उसके जो और भी लोग साथ में थे वो, कि ऑल इज नॉट लॉस्ट, अभी भी सब कुछ खोया नहीं है। ठीक है, आई होप आप यहाँ से कनेक्ट कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन 57।
For liberty hath a sharp and double edge, fit only to be handled by just and virtuous men, that good men may enjoy the freedom which they merit, and the bad the curb which they need. Who said? ये लाइंस किसने कही हैं? जॉन मिल्टन ने, टी.एस. एलियट ने, या फिर जॉन गाल्सवर्दी ने, या फिर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने? क्वेश्चन नंबर 50 से 7 का आपको आंसर करना है। इसका मीनिंग आपको बता देती हूँ। इसका मीनिंग है, जो आपका फ्रीडम है ना, वो एक तेज और दोहरी धार जैसी होती है। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, शार्प, एक सेकंड पेन चल जा भाई, तेज, शार्प मीन्स तेज, और डबल एज मीन्स दोहरी धार। डबल का मतलब आप समझ ही रहे हैं, एज मतलब धार। तो जो ये फ्रीडम है, जो ये लिबर्टी है, जो ये स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता में क्या होता है? स्वतंत्रता में एक तेज और दोहरी धार होती है। यह केवल न्यायपूर्ण और सदाचारी लोगों द्वारा संभाली जा सकती है। यानी कि जो लिबर्टी है, इसका मिसयूज जो है वो जिसे बोलते हैं समझदार लोग ही नहीं कहते। यानी कि ये जो स्वतंत्रता है, जो लिबर्टी है, इसको भी संभाल कर रखना ये किसका काम है? समझदार लोगों का काम है। यानी कि फिट टू बी हैंडल्ड बाई जस्ट एंड वर्चुअस मैन, यानी कि यह केवल न्यायपूर्ण और सदाचारी लोगों के द्वारा ही संभाली जा सकती है। दैट, यहां से देखेंगे, ताकि अच्छे लोग उस स्वतंत्रता का आनंद ले सकें जिसके वे क्या हैं? हकदार हैं। ठीक, विच दे मेरिट। आगे देखिए, और बुरे लोग उस अंकुश का आनंद ले सकें जिसकी उन्हें आवश्यकता है। ठीक है, विच दे नीड, यानी यहाँ पर ये कहा गया है कि जो लिबर्टी है वो अच्छे लोगों के लिए क्या है एंड बुरे लोगों के लिए क्या है। ठीक है, उसको संभाल कर रखना है ताकि जो अच्छे लोग हैं वो स्वतंत्रता से क्या कर सके? अपना जिसे बोलते हैं उसका आनंद उठा सके। और बुरे लोगों के लिए क्या है? वो एक अंकुश की तरह है। ठीक है, एक जिसे बोलते हैं कि मतलब आप अंकुश मतलब क्या? आप रोकना या लगाम या इस तरह से आप कह सकते हो, उसकी तरह है। क्यों? क्योंकि ये उनके लिए आवश्यकता है, जरूरी है, अदरवाइज ये इसका उसका क्या करेंगे? मिस यूज करेंगे। ये किसने कहा है? जॉन मिल्टन ने कहा है, क्योंकि उन्होंने लिबर्टी की बात की है ना। एक तो देखिए आपने, उन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की है एरियोपैगेटिका में। 58 फ्रीली वी सर्व बिकॉज वी फ्रीली लव, एज इन आवर विल टू लव और नॉट, इन दिस वी स्टैंड और फॉल। हु सेड? किसने कहा है? जॉन मिल्टन, टी.एस. एलियट, जॉन गाल्सवर्दी, या फिर बर्नार्ड शॉ? आंसर बताइए फटाफट से, क्या हो जाएगा? फ्रीली वी सर्व, हम स्वतंत्र रूप से सेवा करते हैं। फ्रीली मीन्स स्वतंत्र रूप से, वी सर्व, हम क्या करते हैं? सेवा करते हैं। बिकॉज, क्योंकि, वी फ्रीली लव, क्योंकि हम अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। टू लव और नॉट, इन दिस वी स्टैंड और फॉल, प्यार करो या ना करो, इसमें हम खड़े रहते हैं या गिर जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर अगेन वही चीज है, स्वतंत्रता, फ्रीडम, इसी की जो है वो बात की गई है। ठीक है, कि हम स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं? सेवा करते हैं। फ्रीली वी सर्व, ये कौन कह सकता है? आप बताइए। तो ये जो एक्चुअली स्टेटमेंट है, ये किसका है? ये जो स्टेटमेंट है आपका, वो है आपके जॉन मिल्टन साहब का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ वर्क सैमसन एगोनिस्ट इज? सैमसन एगोनिस्ट क्या है? वर्स प्ले है, एपिक है, लिरिकल बैलेड है, या फिर शॉर्ट स्टोरी है? फटाफट से आप इसका आंसर करोगे। ये भी क्वेश्चन जो है वो 2013 में पूछा गया है टीजीटी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप बताइए मुझे। शॉर्ट स्टोरी तो हो नहीं सकता, लिरिकल ड्रामा भी नहीं है, और एपिक तो बिल्कुल ही नहीं है। एपिक इनका कौन सा है? पैराडाइज लॉस्ट है। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये नहीं हो सकता, लेकिन एपिक मतलब क्या है? बहुत बड़ा महाकाव्य जिसे बोलते हैं। तो ये क्या है? ऑब्वियसली ये क्या है? वर्स प्ले है। ऑप्शन नंबर ए क्या होता है? करेक्ट हो जाता है। हम आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज बीन रिटन बाय,
किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए सैमुअल जॉनसन, बी बेन जॉनसन, सी चार्ल्स लैम्ब या फिर डी जॉन ट्राइडन। लाइफ ऑफ मिल्टन किसके द्वारा लिखी गई है? चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या है। जी हाँ, बिल्कुल सही, सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन के द्वारा लाइफ ऑफ मिल्टन जो है वो लिखा गया है। आई होप आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, इनका डिफिकल्टी लेवल भी अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की थी कि जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वहां से क्वेश्चन लेकर आऊँ। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं या नहीं, साथ ही साथ मेरा जो वे ऑफ टीचिंग है वो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। अपने सजेशंस भी दीजिएगा। और हाँ, लास्ट में मैं चलते चलते आपको ये कहना कैसे भूल सकती हूँ कि थैंक यू सो मच कि आपने जो है मेरे वीडियोस को देखा, फुल वॉच किया, उसको पसंद किया, इतना प्यार दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिल से। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी को लेकर चलिए, हर चीज़ में पॉजिटिव देखने की कोशिश कीजिए। आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। बिलीव में डिफ़िकल्टीज़ भी धीरे धीरे आपको ईजी लगने लगेंगी। और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी ढीला मत छोड़िए, ये सोच कर कि एग्ज़ाम तो अभी बहुत दूर है। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।